सर कमेंट्स अच्छा। हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो अजय, हेलो क्रिश, हेलो उज़ैफास, हेलो सोनू, हेलो क्रिश, वैभव, आयुष। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी आई जो है 1.5 कमजोर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपी नहीं सॉल्व हो पाया सर, क्यों नहीं किया डीपीपी? डीपीपी का क्वेश्चन 1 2 3 नहीं बन रहा है। क्रिश, मेरे पास डीपीपी अभी है नहीं क्योंकि मैंने डीपीपी देखी नहीं हुई है, तो प्लीज मैं उसे कैसे समझाऊंगा जब मुझे पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन क्या है। सो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको मंडे का। मैं मंडे के दिन क्लास लूंगा, तब मैं आपको करवा दूंगा। सर डीपीपी कोडिंग डिकोडिंग की थी, डीपीपी सॉल्व हुआ, वर्ड फॉर्मेशन वाला टॉपिक। ओके गुड सर, बुक में मजा आया, दैट्स ग्रेट कमरान। सर टाइप 5 एंड मिडवे वाला बाकी है। टाइप 5 एंड मिडवे वाला बाकी है मतलब? टाइप 5 तो करवा दिया ना हमने, रीअरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड था, वो हमने करा दिया। सर डीपीपी को समझ नहीं है सर, आपने बोला था दो क्लास के बीच गैप रहेगा, पर ऐसा नहीं है। दो क्लास के बीच गैप रहेगा पर ऐसा नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं सर, डीपीपी कोडिंग वाली डाली है। ठीक है ठीक है, ओके। टॉपिक पेंडिंग है वर्ड प्रॉब्लम। अरे वर्ड प्रॉब्लम का सीन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो डीपीपी है उस डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के भी आपके ऐड हैं, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम वो बेसिकली यहां वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी आ गए हैं। सो डोंट वरी, आपकी डीपीपी हो जाएगी आज के टॉपिक के बाद, पूरी कर लोगे आप लोग, है ना? डोंट वरी, मैं डीपीपी देख लूंगा। ओके ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले तो ध्यान से सुनिएगा। डीपीपी में आपको जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, जो आपको अल्फाबेट में नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि उन पर्टिकुलर को मैंने आगे डाला हुआ है, ठीक है। तो जो अभी आपने क्वेश्चन नहीं हुए हैं उसको आप रहने दीजिए, पर जो टॉपिक्स मैंने अल्फाबेट में पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। पर जो अभी आपसे नहीं हुए हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के होने के बाद आपके वो हो जाएंगे, और एक आध दो क्वेश्चन एनालॉजी में मैं पढ़ाऊंगा तब हो जाएंगे। तो डोंट वरी, मैं उनको एनालॉजी में कंसीडर करता हूं। मेरे वाले जो हमारे डीपीपी बना रहे हैं भैया जी हमारे, उन्होंने शायद उसको अल्फाबेट में कंसीडर कर दिया है। सो रिलैक्स रहिए, डोंट वरी रहिए। मैं और आज उस डीपीपी को डाउनलोड करके देख लूंगा। अभी मेरे पास डीपीपी नहीं है, तो मैं जब देखूंगा तब मेरे को समझ में आ जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक के अंदर ये चीज मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। सो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, डोंट वरी। आपको घबराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और हो तो वो बताओ, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो पढ़ा है उससे उससे एक क्वेश्चन भी नहीं था डीपीपी के अंदर। मैं समझ गया ओमवीर सिंह आप किसकी बात कर रहे हैं, पर मैं देख लूंगा, क्योंकि जब तक मैं डीपीपी नहीं देखूंगा मैं उस बात को नहीं मानूंगा, ठीक है। सो प्लीज मेरे को देखने दो, है ना, डीपीपी देखने दो मेरे को एक बार। ओके ओके, एफकेट की रीजनिंग देख रहे हो ना, इसलिए बढ़िया सी रीजनिंग पढ़ाना। अब एक बात यही मैं कहने वाला था, आज आपका पेपर देखा? एफकेट का क्या था सीन, मैं बता देता हूं आपको। एफकेट का सीन ये था कि वेंडर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड सबको यही था कि इमीडिएटली जो भी वेंडर चेंज हुआ है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो चेंज करेगी, वो सडनली सब कुछ नहीं चेंज करेगी, टेक्स टाइम, क्योंकि बच्चों को भी हैबिचुअल होना जरूरी है, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि नया वेंडर किस पैटर्न के क्वेश्चंस देगा, किस तरह के वो पैटर्न को रखेगा, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन टफ रखेगा या इजी रखेगा, ठीक है। नोबडी नोज, पूरी इंडिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो सभी को एक सेट था कि हाँ इस लेवल तक जाएंगे। जब मैं एफकेट के बच्चों को थोड़ा टफ पढ़ाता था तो वो मुझे एक बात हमेशा कहते थे, सर ये तो बहुत टफ लेवल का है, सर ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं सर ये तो आप अननेसेसरी टफ पढ़ा रहे हैं। दे से मी लाइक दिस, ठीक है, कि ऐसा है, और ऐसा आपके साथ भी है। आपके ग्रुप में भी मैं थोड़ा सा भी टफ पढ़ा दूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो कितना टफ है, सर इतना टफ आएगा क्या, इतना टफ तो नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बोलते हैं और मैं जानता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं अरे यार तुमको मैं अगर सिखा रहा हूं तो सीखने में तुम्हारा क्या जाता है, टफ है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो यही बात मैंने वहां भी बोली थी, लेकिन
मेरे को ये था कि यार नया वेंडर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को एक टफ लेवल एक हद तक पढ़ाएंगे, ज्यादा टफ नहीं सिखाएंगे, मैं उनको बैंकिंग लेवल नहीं सिखाऊंगा। अब आज क्या हुआ, 3 लॉजिक को मिला के एक क्वेश्चन दे दिया, और तीनों लॉजिक डिफरेंट है और तीनों लॉजिक आसान है। अगर आप क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करते तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्लॉक का क्वेश्चन किया है तो मुझे पता है ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर बच्चा पढ़ा होता ढंग से या उसने पढ़ा हुआ है तो वो डरता नहीं, तो वो आराम से कर सकता था। तो रीजनिंग टफ नहीं थी आज के पेपर की, रीजनिंग सिर्फ लेंदी थी। एक ही क्वेश्चन में 3 लॉजिक दे दिए, पहले वो उस लॉजिक को ढूंढेगा, फिर उसके बाद इस लॉजिक पे आएगा और देन उसके बाद तीसरा इजी लॉजिक लगाएगा और आंसर पाएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी मैं आपको भी टफ पढ़ाऊं, जब भी मैं आपको भी कुछ अच्छे टफ क्वेश्चंस कराऊं, तो आप डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि टीचर को बहुत अच्छे से आइडिया है कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या कर सकती है, क्या पूछ सकती है, क्या करवा सकती है। पर जब आप लोग रजिस्ट करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर दिक्कत ही है सर सिलेबस यही है क्या, हाँ जी सिलेबस यही है, डिक्शनरी का करवा दो। मोंटी मेरे बच्चे डिक्शनरी का करवाने के लिए भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे तो मैं डीपीपी भी क्लास में करवा दूंगा। चाहते हो कि मैं आपकी डीपीपी क्लास में करवा दूं, तो डिक्शनरी के जब डीपीपी में करवाऊंगा मोंटी, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। मिडवे वाला करवा दो बेटा, मिडवे वाले में क्या कहना चाह रहे हो, मिड में कौन सा आएगा, तो वो पूछने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए किस मिडवे की आप बात कर रहे हो बेटा विकास। ठीक है, पर आप समझो अगर मैं सिखा रहा हूं तो फिर आप मेरे को फ्री एंड छोड़ो कि हाँ सर आप पढ़ाओ, आप जिस लेवल का पढ़ेंगे ना हम पढ़ लेंगे, ठीक है, पर आप पढ़ाओ। सर मेडिकल असिस्टेंट का वेंडर भी चेंज होगा, अभी आपका नहीं चेंज होगा, अभी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, आपके ऊपर कोई बात नहीं आई है, तो आपका जैसा पैटर्न चल रहा है आपका पैटर्न वैसा ही रहेगा। सर पिछले में था सर मेरा 8th ही क्वेश्चन था, सही हुआ था कल वाली डीपीपी में, ठीक है अंकुर दुबे, सिंपल लॉजिक है सर, डीपीपी हिंदी इंग्लिश दोनों में दो, वो मैं बात करूंगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं, देखो ऐसे क्या होता है ना कि मैं अगर हर एक बच्चे की क्वेरी को भी लेने लग जाऊंगा ना, तो सही बता रहा हूँ अपन 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने पास टोटल 50-55 मिनट की अपन क्लास करते हैं, ऑलरेडी अपनी 8 मिनट हो चुकी है। तो आप ये चाहते हो कि अभी मैं सारी की सारी क्वेरी को पढ़ना स्टार्ट करूं, सही बता रहा हूँ 20 मिनट अपनी खत्म हो जाएंगी, फिर अपन सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ पाएंगे। तो अभी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक काम आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप मेरे को इस तरफ मैसेज कर दो, जिसकी कोई भी जेन्युइन क्वेरी अगर मेरे को लगी, जैसे कि किसी ने बोला डिक्शनरी ऑर्डर वाली तो जेन्युइन क्वेरी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड कर लेंगे। किसी ने कहा कि डीपीपी के ये 3 क्वेश्चन है ये करवा दो, ये जेन्युइन क्वेरी है, पर कोई फालतू की क्वेश्चन करेगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ये अपना बच्चों टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपकी वो क्वेरी को ले लूंगा और वो क्वेरी मैं अगली क्लास के अंदर करवा दूंगा, मतलब मैं करवा दूंगा, अगर मैं कह रहा हूं मैं करवा दूंगा मतलब मैं करवा दूंगा, तो उसको लेकर के बेफिक्र रहिए, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द क्लास। अब अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करें, सब लोग रेडी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबका हाँ हो तब मजा है क्लास को आगे बढ़ाने में, आगे पढ़ने में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का सीखना हो, करना हो, करवाना हो, आराम से यहां मैसेज कर दो अपने क्वेश्चन की फोटो के साथ, मैं करवा दूंगा। तो जो मिडवे वाला, डिक्शनरी वाला और जो आपके हैं प्लीज यहां भेज देना मेरे को, ठीक है, मैं क्लासरूम में करवा दूंगा, ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच। चलिए, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को ध्यान से सीखना कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आज भी बढ़िया पेपर में आया है। ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। प्रिंबल का डिक्शनरी करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा। सुहेल अभी प्लीज अपन आगे का पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है, अभी अपन आगे का पढ़ लेते हैं, मैं करवा दूंगा बच्चे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है समझो। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि हम जब भी किसी भी कोड को डिकोड करते हैं, ऐसे ही समझते हैं इसको कि किसी भी लॉक को अगर मुझे खोलना है तो उस लॉक के लिए मुझे की चाहिए होगी, यानी अगर मैं की किसी लॉक में लगाऊंगा तब वो क्या होगा, ताला खुल जाएगा, यस या नो, ताला खुल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी लॉक को खोलना है तो उस लॉक की की मेरे पास होनी चाहिए। सो अगर मेरे पास उस लॉक की की है तो मैं लगाऊंगा और ताला खुल जाएगा। सेम उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग में
आपके पास एक कोड की फॉर्म में क्वेश्चन होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा। अब वो जो कोड को डिकोड करेंगे उसमें हमेशा एक डेफिनिट पैटर्न लगा होता है, यानी कि किसी भी कोड को डिकोड करने के लिए आपको एक डेफिनिट पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वहां एक निश्चित रूप से एक कोड लगा हुआ होगा, आपको वो कोड ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही आप वो कोड ढूंढ लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली से दे पाएंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका उस डेफिनिट पैटर्न को ढूंढना जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब जैसे यहां पे आइए, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि मेटल को किसी कोड लैंग्वेज में LDS के कोड कर रहा है। समझना इस बात को कि ये कह रहा है कि मेटल है और मेटल को LDS के कोड कर रहे हैं। तो अगर मेटल को अगर ये कोड कर रहे हैं तो बताइए जिंक का कोड क्या होगा, जिंक का कोड क्या होगा। तो अब पॉइंट ये है कि मेटल को किसी कोड लैंग्वेज में LDS के कर रहे हैं और आपसे पूछ रहा है जिंक का कोड क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है, या समझने वाली बात यह है कि मेटल को LDS के कोड किया तो किया कैसे, ये कैसे ढूंढेंगे आप। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो हर एक लेटर की एक पोजीशन आप इस तरीके से यहां पे प्लेस कर देंगे, जो उस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन है जो अभी आपको अल्फाबेट में पढ़ाई थी वो आप यहां पे प्लेस कर देंगे, और जिसको कोड किया गया है उस वाले को भी यहां पे आप लिख देंगे। यानी आपने इसकी पोजीशन भी यहां पे लिख दी है, यानी आपने दोनों की पोजीशन यहां पे लिख दी है। अब जब दोनों की पोजीशन आपने यहां लिख दी है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बीच में कंपेयर करेंगे। देखो 13 से यहां पे 12 हो रहा है, इसका मतलब है -1 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। फिर 5 से यहां पे 4 हुआ है, यानी कि -1 हुआ है। यानी कि 20 से 19 हुआ है, एक का पिछला Z आता है, और 12 से 11 हुआ है। तब आपने क्या देखा कि यहां पे जो पैटर्न आ रहा है या फिर यहां पे जो लॉजिक आ रहा है वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है -1 का। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है यहाँ पे -1 का। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हर एक लेटर से नेक्स्ट लेटर के लिए -1 किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जैसे ये 26 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है और ये 3 पे आता है, राइट राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये 26 से अगर मैं एक कम करूंगा तो 25 आ जाएगा, 9 से एक कम करूंगा तो 8 आ जाएगा, 14 से एक कम करूंगा तो 13 आ जाएगा, और 3 से एक कम करूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, YHMB होगा। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, YHMB। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो हमने यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, तो निकाला कैसे, मेरे को यह पता लगा कि इस क्वेश्चन का लॉजिक -1 है, तभी मैंने ये निकाला। तो ये -1 है, ये मुझे कैसे पता लगा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला हमें हमेशा दिया जाएगा। हम यहां से लॉजिक को ढूंढेंगे, हम ये देखेंगे कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में -1 किया है कि +1 किया है, -2 किया है कि +2 किया है, या -3 किया है या कि +3 किया है, या फिर और क्या लॉजिक है। राइट? बात समझ में आई? तब हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का आंसर निकाल लेंगे। दूसरी बात, आपको यह बात बताइए, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर -1 -1 -1 और -1 का लॉजिक किया है, राइट? हमने -1 का लॉजिक किया है, पर क्या जरूरी है हमें एग्जामिनर -1 का ही लॉजिक दे? हो सकता है एग्जामिनर हमें +1 का लॉजिक दे, हो सकता है ऐसा दे दे, या हो सकता है +2 का लॉजिक दे दे, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है +3 का लॉजिक दे दे, है ना, +3 का लॉजिक दे दे, ऐसा हो सकता है। सो एग्जामिनर इनमें से किसी भी को भी दे सकता है, +1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। सो लॉजिक शुड भी, हो सकता है सारे 1 कर दे, है ना, हो सकता है सारे 2 कर दे, हो सकता है 2 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, 8 कर दे, 10 कर दे, हो सकता है 1 कर दे, 3 कर दे, 5 कर दे, 7 कर दे, 9 कर दे, हो सकता है 2 कर दे, 3 कर दे, 5 कर दे, 7 कर दे, 11 कर दे, 13 कर दे। यानी एग्जामिनर इनमें से किसी भी लॉजिक में प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है, या दोनों भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? सब +3 -2 +3 का भी दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। मैंने कहा ना, यहां पे कोई भी दो लॉजिक भी दे सकता है। सपोज करो +2 -3 +2 -3, तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड पैटर्न है, ये रिपीटेड पैटर्न है। पर जो भी होगा, ध्यान रखना, जो भी लॉजिक होगा उस लॉजिक के पीछे हमेशा एक फिक्स पैटर्न होगा। समझ रहे हैं? एक फिक्स पैटर्न होगा। तो आपका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है बच्चों कि कभी भी ऐसे लॉजिक नहीं होंगे कि -15, -50, +20, -10, +125, हम ऐसे, मतलब मैं एग्जांपल के लिए just ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, या +1 है ना, ये मान के चलो, कभी भी ऐसे लॉजिक नहीं होंगे। दिस इज रैंडम, कि भाई मैं, मेरी मर्जी है -15 कर रहा हूं, मेरी मर्जी है -50 कर रहा हूं, फिर मेरी मर्जी है तो 20 के ऐड कर रहा हूं। दिस इज रॉन्ग, ये हमेशा गलत है। ऐसे लॉजिक आपके कभी भी नहीं होंगे। सर वी गाइस, है ना, तो प्लस और माइनस वाले को पहचानेंगे कैसे? तो प्लस और माइनस को पहचानेंगे कैसे मेरे बेटे? आप पहचानेंगे कैसे? आप लेटर की पोजीशंस तो डालेंगे कि नहीं डालेंगे अंकुर? डालेंगे ना। इस लेटर की पोजीशन ऊपर लिखेंगे, इस लेटर की पोजीशन नीचे लिखेंगे। अब आप इसे कंपेयर करेंगे। अभी आपने -1 को कैसे पहचाना? आपने यही तो देखा कि यहां सर, यहां पे 13 है और यहां पे 12 है, हाँ सर -1 हुआ है। फिर आपने इसे क्रॉस चेक किया तो 5 से 4 आ गया, हाँ सर -1 हुआ है। आपने जब पूरा देखा तभी तो आपने निकाला कि हाँ सर इस क्वेश्चन के अंदर तो -1 चल रहा है भाई, तभी तो निकाला। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन में -1 को निकाला है, वैसे तो आप प्लस और माइनस दोनों निकालेंगे। हाँ सर डीपीपी में था ऐसा क्वेश्चन, फिर फॉर्मेट समझ आ गया था। तो मैं बता रहा हूं आपको, डीपीपी के अंदर कुछ क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा हैं वो गलत नहीं है, बस वो किसी और दूसरे चैप्टर के हैं जो उन्होंने वहां डाल दिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फाबेट पोजीशन को जानो, बिल्कुल अल्फाबेट पोजीशन को जानना पड़ेगा। बिना अल्फाबेट की पोजीशन को जाने आप कैसे सॉल्व करेंगे? सर वी हैव टू फाइंड द ऑथेंटिक लॉजिक एंड इट इज गोइंग टू सॉल्व। बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सर ए और जेड में तो प्लस हुआ था। नहीं नहीं बेटा, ए जैसे क्या होता है कि आप यहां पे जाइए, ए से लेके आप गए एक्स पे, वाई पे, जेड पे, फिर अगेन ए पे आ गए, है ना, इस तरह से आ गए। तो आपने देखा कि जेड से आप +1 कर रहे हैं तो ए पे आ रहे हैं, और ए से पिछला पे आप आ रहे हैं तो जेड पे आ रहे हैं। तो मैं -1 करूंगा तो ए से पिछला -1 करने पे तो जेड आएगा ना। सर डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है क्या? वो आगे आएगा। सर चैप्टर वाइज डीपीपी नहीं मिलेगी क्या? चैप्टर वाइज ही तो डीपीपी मिलती है। डीपीपी आपको हमेशा चैप्टर वाइज ही मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? समझ में आया कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्लियर है 100%? शेख सोहेब कह रहे हैं कि यस सर क्लियर है 100%। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की टाइप के ऊपर। हमारे क्वेश्चन के टाइप कितने हैं? देखिए हमारे पास एक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लस या माइनस के लॉजिक होंगे आपके पास। ठीक है, हमारे पास एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमारे पास फिक्सी चॉइस की कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास एक नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। सो दीज आर द टाइप गाइस, बेसिकली हमारे पास ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास है। यानी हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डीपीपी टेलीग्राम पर है क्या? सर नहीं, डीपीपी टेलीग्राम पे नहीं है, और ना आपको मिलेगी। डीपीपी आपको बैच में मिलेगी क्योंकि आप बैच के स्टूडेंट है। ओके, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करते हैं, हम एक एक को करेंगे। ठीक है, हम एक एक को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे सीख रहे हैं हमारी लेटर की कोडिंग को। हम किसको सीख रहे हैं कि लेटर की कोडिंग कैसी होती है, किस तरह से होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सर मेरा कल एक डाउट में पड़ा हुआ है। अंकुर वो टीम आपका सॉल्व कर देगी, क्योंकि जितने भी डाउट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो टीम सॉल्व करती है, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूसली क्लास रहती है। तो ऑलरेडी हमने एक पर्सन वहां पे बिठाया हुआ है जो रीजनिंग के सभी बच्चों के डाउट सॉल्व करता है। तो आपके भी जो भी डाउट हैं बेटा वो सॉल्व करके आपको दे देंगे, है ना। आज बेशक हो सकता है वो बिजी हो एफकेट के पेपर के एग्जाम के चक्कर में, वो जैसे ही देखेंगे वो आपको आंसर कर देंगे। और वो नहीं आए तो फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे डाल देना, मैं वहां सॉल्व कर दूंगा। चलो, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब हमारी लेटर की कोडिंग को समझना। लेटर की कोडिंग का मतलब क्या होता है पहले ये देख लो। लेटर के अंदर क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और प्लस एंड माइनस दोनों भी हो सकता है। यानी जब भी हम लेटर की कोडिंग करते हैं, जब भी हम लेटर की कोडिंग करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि पैटर्न क्या है। क्योंकि अगर मैं प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं या फिर अपोजिट लेटर भी लिख रहा हूं, सपोज करो अपोजिट लेटर भी तो हो सकता है, तो अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई उसमें पैटर्न क्या है। राइट सर, एसी चला दो, पसीना आ रहा है ना। पैटर्न क्या है हमें ये देखना होता है। जैसे देखो मेटल यहां पे है, METAL मेटल, और मेटल को क्या कोड कर रहे हैं? NFUBM। क्या कोड कर रहे हैं? NFUBM कोड कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने आंसर बी किया है। चलो देख लेते हैं। और आपसे क्या पूछा गया है? सिल्वर का कोड बताइए।
सिल्वर का कोड बताइए, है ना। अब आगे देखो, सर प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो। बेटा मैं ये यूट्यूब पे बनाऊंगा, यहां नहीं बनाऊंगा, अभिषेक, है ना। तो चलिए अब देखो यहाँ पे जैसे एम आता है 13 पे, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है, ए 1 पे आता है और एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, 6 पे आता है, 21 पे आता है, 2 पे आता है और ये 13 पे आता है। अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि मैंने हर लेटर की पोजीशन बना ली। अभी आप पूछे थे ना सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है दोनों हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेटर की पोजीशन दोनों की लिख देंगे। अब आप इसे कंपेयर करो, तो 13 से 14 हो रहा है, आपने कहा +1 है, 5 से 6 हो रहा है +1 है, 20 से 21 हो रहा है +1 है, 1 से 2 हो रहा है +1 है और 12 से 13 हो रहा है यानी +1 है। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हर बार सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हर बार सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे 19 है, 9 है, 12 है, 22 है, 5 है और 18 है, तो अब आपने +1 किया तो 19 से 20 आएगा, 9 से 10 आएगा, 12 से 13 आएगा, 22 से 23 आएगा, 5 से 6 आएगा और 18 से 19 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, TJMWFS। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है ना, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर दूं, इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर दूं। यस, अब देखो एक तो ये तरीका है लेटर की कोडिंग का, ठीक है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट एग्जामिनर ऐड कर सकता है। सेम कैसे, देखो क्वेश्चन क्या था, मेटल को NFU-BM कोड कर रहा है, मेटल को NFU-BM कोड कर रहे हैं और सिल्वर का कोड आपसे पूछा है। यानी कि क्वेश्चन को पूछने का एक डिफरेंट तरीका यूज करेंगे, और वो क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे क्रॉस कोड डिकोड को। वो क्या यूज करेंगे, क्रॉस कोड डिकोड को यूज करेंगे। यानी एग्जामिनर सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को ही पूछेगा लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछ लेगा। कैसे, देखो वो ये पूछ लेगा कि यहां पे देखो 13 है, 5 है, 20 है, 1 है और 12 है, यहां पे 13 है, 2 है, 21 है, 6 और 14 है। अब जो बच्चा मान लो, अब जो बच्चा डायरेक्टली नहीं सोचेगा वो तो क्या सोचेगा, सर 13 से 13 आ गया, 5 से 2 आ गया, सर 13 से 13 सर 0 ऐड किया, 5 से 2 आ गया सर -3 किया, सर 20 से 21 आ रहे हैं +1 कर रहे हैं, सर 1 से 6 आ रहे हैं सर +5 कर रहे हैं और सर 12 से 14 आ रहे हैं +2 कर रहे हैं। तो सर ये लॉजिक मिला। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ऐसा बेतुका सा लॉजिक एग्जामिनर हमें देगा कि 0 ऐड करेंगे, 3 घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, मतलब मर्जी चल रही है ना। या तो क्या ये कोई पैटर्न है, नहीं, इट इज नॉट पैटर्न, ये पैटर्न नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने कुछ और पैटर्न ले रखा है। अब वो पैटर्न आपको सोचना पड़ेगा। वो पैटर्न जैसे यहां देखो, ये 13 पे आता है और ये 14 पे आता है। अब आप यहां पे सोचेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ ऐसा है, 13 से 14, 13 से 14, यानी कि क्रॉस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। 5 से 6, 20 से 21, 1 से 2 और 12 से 13। यानी आपने क्या देखा कि सर क्रॉसिंग चल रही है, लेकिन क्रॉस में भी क्या चल रहा है, +1 का लॉजिक चल रहा है। क्रॉस में भी क्या चल रहा है, क्रॉस में भी +1 का लॉजिक चल रहा है। तब जाके यहां पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, आ रहा है, राइट। तो सेम केस, हेलो सर, सर मेडिकल असिस्टेंट के बच्चे हैं। सो दोस्तों, इन्हें पहचाना आपने, ये हैं हमारे लोकेश सर, जो कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल सबके बेहतरीन फैकल्टी हैं। और कंप्यूटर तो ऐड ही नहीं किया था, हाँ, कंप्यूटर की भी बेहतरीन फैकल्टी हैं। आप इनकी करंट अफेयर की क्लास जरूर देखिए, डिफेंस वाला चैनल पे इनकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, वो जरूर देखिए। एफकेट वाला पे भी इनकी क्लास चलती है, वो भी देखिए। और सैनिक पर ही बहुत जल्दी ही आएंगे, तो आप वहां पे भी इन्हें देख सकते हैं। लोकेश सर जिंदाबाद। तो सर ने मेरी तारीफ कर दी, मुझे लग रहा है बोलने की जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गेट उधर है सर। जय हिंद एवरीवन। अरे यार ऐसे धक्के मत मारो यार, मतलब ऐसे बेइज्जती कर रहे हो यार। प्लेटफॉर्म आपका है सर, मैं आपका हूँ सर। ये रहे, हम दोनों भाई हैं यार। ठीक है, ठीक है, चलो सर हमारे जय हिंद एवरीवन। हमारे बैच में, अरे यार बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो
हाँ सर। बिल्कुल आएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट में तो खैर बहुत सारी चीज़ें सर आप ही लोगों को संभालनी है, हमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। और रवि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, रवि सर जहाँ हैं वहाँ पे फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है एंटर करने की। बिल्कुल रवि सर सब संभाल लेते हैं। बिल्कुल सर। रही बात तुम्हारे और कुछ डाउट्स होंगे मेडिकल वेडिकल इंटरव्यू तो वो हम सॉल्व करते रहेंगे यार। बेहतरीन। अरे ये बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर के, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर के, जब भी आपको लगे कि हाँ हमें सर पूछना है, हमें गाइडेंस चाहिए, ट्रस्ट मी, आप मेरे से एक ही नाम पूछेंगे और मैं बताऊंगा इनका नाम, लोकेश सर का नाम। और मैं ये भी कहूंगा कि ये लोकेश सर का नंबर है, जाके इनसे बात कर लो। एंड हाँ। ये प्रिपेयर करवाएंगे आपको, फिजिकल कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से मेहनत करनी है, कौन सी चीज कितनी देर में करनी है, सब कुछ ये अच्छा। कराएंगे इनके कंधों पे। हाँ भाई, जो भी दिक्कत होगी वो डेफिनेटली वी विल हैंडल योर ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी आपको आएंगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। बाकी अगर तुमने यार नीट जेई दिया है यार तो प्लीज़ यार मैं कहूँगा कि यार तुम लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तुम्हारे जो भी भाई बहन दोस्त यार है ना उन सबको बोलो भाई पढ़ो, ये बैच सीरियसली बहुत बेहतरीन है। मेडिकल असिस्टेंट वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज में से एक है, इससे अच्छी कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब इतनी लग्जरियस तो नहीं कहूँगा पर बेहतरीन जॉब। तुमने कई बार अभी एक रिसेंटली तुमने सुना होगा एक हवलदार थे जिनकी अभी डेथ हुई थी पैरा में, मेरे को नहीं आइडिया सर। वो भी एज अ मेडिकल असिस्टेंट ही गए थे, अच्छा। बट वो आर्मी में थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मेडिकल असिस्टेंट को भी बहुत सारे मौके मिलते हैं, चाहे आप पैरा में जाना चाहो, चाहे आप कहीं पर भी जाना चाहो, ईच एंड एवरी प्लेस आप लोगों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। यस एंड सर। जिस दिन आप बाहर आओगे ना डिफेंस से, उस दिन ना दुनिया का हर हॉस्पिटल बोलेगा सर आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, प्लीज़ सर आप हमारे साथ एसोसिएट हुइए। तुम हैरान रह जाओगे यार, तुम्हारी इतनी बड़ी डिमांड है। तो इसके लिए, उस डिमांड के लिए तो आज मेहनत करनी पड़ेगी सर बस सर इनको, बिल्कुल। चलो है ना? थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। तो आपको पता तो लग ही गया कि अभी आपको कितनी अच्छी बात बताई गई है कि आपकी डिमांड ना दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको आज प्रूफ करना पड़ेगा, इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, अकेडमी में जाना पड़ेगा, वहां पे लर्निंग करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, जो आपका फ्यूचर है, दिस इज रियली वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट है, ठीक है। पर मेहनत आज लगेगी उस ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं, अपन अपनी क्लास को आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इस कोडिंग रिकॉर्डिंग को डायरेक्टली नहीं सॉल्व किया गया है, इस कोडिंग रिकॉर्डिंग को क्रॉस में सॉल्व किया गया है, क्रॉस में ऐड किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर निकालना है तो 19 और 1 20 होगा, आई के बाद जे होगा, 12 के बाद 13 होगा, 22 के बाद 23 होगा, 5 के बाद 6 होगा और 18 के बाद 19 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, SFWMJT, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, SFWMJT इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। तो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से पैटर्न होते हैं, देखो क्रॉस के अंदर कौन कौन से पैटर्न आते हैं, इसको भी एक बार समझ लो। भाई सपोज करिए कि आपके पास टोटल 5 लेटर है, ठीक है, मान लो टोटल 5 लेटर है ना। तो 5 लेटर को किस तरीके से एग्जामिनर कोडिंग में दे सकता है, किस तरीके से एग्जामिनर कोडिंग में दे सकता है। हो सकता है कि वो इसको इस तरीके से कोड करे, इसको ऐसे कोड करे, इसको डायरेक्टली कोड करे, इसको ऐसे कोड करे और इसको ऐसे कोड करे। हो सकता है ऐसी कोडिंग भी दे सकता है ना। अगर हम आगे देखें, हो सकता है कि एग्जामिनर हमें 6 लेटर दे दे और यहां पे 6 लेटर को 6 लेटर से कोड करवा दे, है ना। तो हर दो लेटर का एक सेट बना सकता है, इस तरीके से हर दो लेटर का एक सेट बना सकता है और ऐसी भी कोडिंग एग्जामिनर हमें दे सकता है, राइट। कोडिंग हमारे पास ऐसी भी हो सकती है, राइट। ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये देखो इस तरीके से ऐसी भी कोडिंग दे सकता है और इस तरीके से ऐसी भी कोडिंग हमें दे सकता है। तो अब आप देखो कि आपके पास कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन प्लीज बेटा पहले मुझे बेसिक तो पढ़ा लेने दो, क्वेश्चन के लिए तुम बात करने लग जाते हो, बेसिक मैंने पढ़ाया नहीं है। फिर जब तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो कहेंगे सर आपने बेसिक तो पढ़ाया नहीं। अरे पढ़ा लेने दो मुझे ओम पांडे, मैं जानता हूं मुझे कब सी कौन सी चीज पढ़ानी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो होते हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग में और क्या क्या हो सकता है, उसको समझो और देन उसको सॉल्व करो। यहां तक क्लियर है। सर क्वेश्चन में दिया होगा क्रॉस वाला, नहीं, क्वेश्चन में कभी भी क्रॉस वाला नहीं दिया होगा। क्वेश्चन आपके पास जैसा है वैसा की वैसा आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कहेगा एक कोड भाषा में मेटल को NBU FM
MBUFN कोड करेंगे तो बताओ उसी कोड भाषा में सिल्वर का कोड क्या होगा। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा जैसा ये है, जैसा ये है ना वैसा ही कोड आएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक 5 वर्ड का देगा और एक 4 वर्ड का देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ट्राई टू गिव ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रोहित जी बिल्कुल मिल जाएगा, पर अगर मैं आपको हर टाइप पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं आपको जैसे पूरा क्रॉस का बता दिया कि क्रॉस में ये पैटर्न हो सकता है, पर जब हम पैटर्न पे आएंगे, प्रैक्टिस पे आएंगे, तब मैं सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक हमारा पैटर्न है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। अब इस पैटर्न में क्या चल रहा है आप खुद सॉल्व करो, मुझे बताओ इस पैटर्न में क्या चल रहा है। अब आप खुद कर सकते हो, ध्यान रखना, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सोचिए और बताइए क्या आंसर आएगा। इसे करो। सर कल वाली टॉपिक की डीपीपी भी डलवा देना प्लीज। बेटा मैं देख के तो लगाऊंगा। मैं देख के ही तो बता पाऊंगा, ऐसे कैसे बताऊंगा बेटा। एक बार मुझे डीपीपी देख लेने दो। किस किसने कर लिया? ए और डी, ए और डी आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका आंसर आ रहा है ए +2 -2 +2 एंड -2। ठीक है, सी यहां पे देखो क्या चल रहा है। यहां पे कहा जा रहा है कि पियर है। अब पियर को RCCP कोड कर रहे हैं, पियर को RCCP कोड कर रहे हैं, आंट को CSPR कोड कर रहे हैं, और आपसे क्या पूछा है LAND लैंड का कोड क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अब आप ये देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका पैटर्न क्या निकाला आपने। अब आपने देखो ओम पांडे ने बोला सर +2 -2 निकाला, बहुत सारे बोल रहे हैं ए आया है, कुछ कह रहे हैं डी आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे पैटर्न को कैसे ढूंढेंगे, जैसे P 16 पे आता है, 5 पे आता है, 1 पे आता है और ये 18 पे आता है। सेम ये 18 3 3 और ये 16 पे आता है ना। इसी को यहाँ पे देखो तो ये 1 पे आता है, 21 पे आता है, 14 पे आता है, 20 पे आता है, ये 3 पे आता है, 19 पे आता है, 16 पे आता है और देन ये 18 पे आता है। ये भी ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या चल रहा है, 16 से 18 आपने किया तो ये +2 हो गया, 5 से 3 है तो ये -2 किया, 1 से 3 हो रहा है ये +2 किया, और ये 18 से 16 हो रहा है तो ये -2 किया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे +2 और -2 +2 और -2 चल रहा है। ठीक है, यानी पैटर्न क्या है सर, पैटर्न है +2 -2 +2 -2। यहाँ पे देखो +2 -2 +2 और -2, यही पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है। अब सेम पैटर्न यहाँ देखो 12 1 14 और 4, तो +2 -2 +2 और -2, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, N आएगा, Y आएगा, P और B आएगा। तो NYPB आएगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर A होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर A होगा। तो आपने यहाँ पे ओवरऑल क्या देखा, आपने यहाँ पे +2 और -2 का लॉजिक देखा है और आपने उसका आंसर किया है। अब अगर आपका आंसर A आ रहा है तो देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने सही आंसर किया। 40% बच्चे ही यहाँ पे इस तरीके को ढूंढ पाए। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग में
जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, उस लेटर की पोजीशन को रख करके और फिर डिफरेंस को चेक करेंगे। क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, या इसको डिकोड करना मुश्किल था? बताओ, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं था ना मुश्किल, तो फिर आपने ये गलत क्यों किया? फिर आपने ये गलत क्यों किया है? बात समझ में आ गया? नो सर वेरी इजी था, इजी था, लेकिन फिर भी 40% आंसर आए। अब देखो इसको, ये हमारा जो टाइप है, ये हमारा टाइप है कोडिंग बाय फिक्सिचुअस लैंग्वेज। कोडिंग बाय फिक्सिचुअस लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं फिक्सिचुअस लैंग्वेज तो इसे मैं बोल सकता हूं चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। इज दैट क्लियर? ये हमारे चाइनीज डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं। आगे समझो। सर एक और दो अब सही करेंगे। सर जब क्लास लाइव होती है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या? सर वन मोर रिपीट दिस क्वेश्चन। अंकुर दुबे कह रहा है वन मोर रिपीट दिस क्वेश्चन। बेटा +2 और -2 हो रहा है, आप एक बार अंकुर लिखा करो क्वेश्चन। बेटा आपको सच में क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। पोल का टाइम ज्यादा दो सर। आपको पता है पोल का टाइम मैंने ऑलरेडी 90 सेकंड दिया था, यानी कि 90 सेकंड दिया था। मैं इसे 2 मिनट दे देता हूं, ठीक है? 2 मिनट है ना, ज्यादा होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना नहीं दिया जाता है। आपको 45 या 50 सेकंड में करना होता है, पर अभी आप सीख रहे हैं तो मैं आपको 2 मिनट भी दे दूंगा, पर एग्जाम में आप इतनी देर नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए 45, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30, 40, 45 सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलो मैं अब आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, इस तरह के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पे आप देखो, आपको यहां पे कुछ कोड दिए जा रहे हैं। क्या कोड है? SKI RPS TRI, ये कोड दिए जा रहे हैं। और इनको यहां पे इन पर्टिकुलर वर्ड भी यहां पे दिए जा रहे हैं, नाइस संडे मॉर्निंग, ठीक है? यानी ये कोड है और ये इन लेटर से ये कोड हुए हैं। अब कौन किस लेटर को कोड कर रहा है ये हमको ढूंढना है। यानी इनमें से नाइस का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा, या संडे का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा, या फिर मॉर्निंग का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कभी भी जरूरी नहीं है कि यहां पे नाइस सबसे पहले आ रहा है, यहां पे नाइस सबसे पहले आ रहा है तो नाइस का कोड SKI ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यहां पे संडे अगर पहले आ रहा है तो यहां पे संडे का कोड RPS ही होगा, क्योंकि इधर से संडे दूसरे नंबर पे है तो इधर से RPS दूसरे नंबर पे है। ये जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो, कुछ और भी हो सकता है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, यहां जो 3 पर्टिकुलर कोड हैं, इनके पर्टिकुलर के जो लेटर से कोड होंगे वो वर्ड यहां पे ही मिलेंगे, मतलब इनके कोड यहां पे ही मिलेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर मान लो जैसे यहां पे नाइस शब्द है, यहां पे नाइस शब्द आ रहा है और नाइस आपको तीसरी लाइन में भी मिल रहा है, यानी नाइस आपको यहां पे भी मिल रहा है और नाइस आपको तीसरी लाइन में मिल रहा है, यानी नाइस 2 जगह पे है, तो नाइस का कोड एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली लाइन में नाइस का कोड TRI है और नीचे वाली लाइन में नाइस का कोड QLM है, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कोई भी अगर वर्ड यहां पे है, चाहे वो 1 बार 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उसका कोड फिक्स है कि वही ही होगा। तो अगर आप देखोगे नाइस यहां पे है तो नाइस के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कोड यहां पे भी आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे SKI भी है और यहां पे SKI भी है। इसका मतलब देखो RPS और TRI यहां पे है ना, तो क्या यहां पे RPS या TRI लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब बच्चों आपका ये कंफर्म है कि नाइस का जो कोड होगा वो नाइस का कोड यहां पे क्या हो जाएगा? SKI हो जाएगा। नाइस का कोड यहां पे क्या हो जाएगा? SKI हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे एक शब्द दिया हुआ है मॉर्निंग, दिया है मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग आपको नीचे वाली लाइन में कहीं दिया है? आप कहेंगे हाँ सर यहां पे भी मॉर्निंग दिया हुआ है, यानी मॉर्निंग ऊपर की 2 लाइन में है। क्या मॉर्निंग यहां पे दिया हुआ है? आप कहेंगे यहां पे नहीं दिया हुआ। अब आप मॉर्निंग के कोड देखिए, क्या मॉर्निंग का कोड इधर कहीं पे है? तो आप कहेंगे हाँ सर यहां पे RPS है और यहां पे भी RPS है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए
कि व्हाट इज द कोड फॉर मॉर्निंग, तो आप आंसर क्या करेंगे कि आरपीएस इज द करेक्ट आंसर फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग का सही आंसर क्या है, आरपीएस है। अब आप मुझे बताओ यहां पे अकेला कौन बच रहा है, संडे। आपसे पूछा भी क्या गया है, संडे। तो जब ये अकेला यहां पे बच्चा है, इन तीनों में से यही अकेला बच्चा है, बाकी तो आपने डिकोड कर लिए, और यहां पे भी ये अकेला बच्चा है, इसका मतलब अकेला अकेला हो गए साथी। इसका मतलब है अगर आपसे पूछे कि संडे का कोड आप बताइए, तो संडे का आंसर क्या हो जाएगा, TRI हो जाएगा। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है या नहीं है, बात समझ में आ गई है, ये सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया है कैसे करना है, यहां तक बताओ, फिर आगे इसी के अंदर आगे कुछ चीजें और बताऊंगा आपको मैं। हाँ अरे ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे बेटा, हिंदी भी इसकी ऐसी ही है, ये वाले तो हिंदी में भी ऐसे ही आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये तो हिंदी में भी ऐसा ही आएगा भाई। देखो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल को ये कोड करेंगे, दिस को दिस कोड करेंगे, और इसको अगर ये कोड करेंगे, तो आप देखो सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है अर्पित मैं बताता हूं, आपको हु का आंसर बताना है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, और फिर भी अगर किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। इसे करो, पहले इसे एक बार आप करो। सर इससे पीछे वाला बता दीजिए, इससे पीछे वाला कौन सा था, अभी देखते हैं। करो इस क्वेश्चन को। ठीक है देखते हैं, चलो अब कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम कम मिला है। अब जरा समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अब जरा समझो इस क्वेश्चन को। देखिए भाई हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछा है वो जरा समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखो, सब लोग प्लीज समझना, सब लोग प्लीज समझना, आपको क्या क्या कोड यहाँ पे मिल रहा है। जैसे IS इस शब्द यहाँ पे मिल रहा है, और इस शब्द यहाँ पे भी है। क्या इस शब्द ऊपर कहीं लिखा हुआ है, नहीं है, यानी इन दोनों लाइन में इज है ना, हाँ है।
इसका मतलब है एक कोड इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? VEN और VEN। यानी आप क्या बोलोगे कि सर इस यहाँ पे किसको कोड कर रहा है? इस यहाँ पे VEN को कोड कर रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर समझ नहीं आ रहा ये। देव सिंह मैं बता तो रहा हूं, सुनो तो सही, समझने की कोशिश तो करो। सर समझ तो आया है, इजी ट्रिक बताओ सर सॉल्व करने में। बेटा रोहित, रीजनिंग में बहुत कम टॉपिक में ही ट्रिक होती हैं, बाकी हर जगह कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आप ट्रिक के पीछे ना भाग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अपनी बुद्धि का अपनी अपनी बुद्धि का विकास करो। ठीक है, आप अपनी बुद्धि का विकास करोगे तो आगे काम आएगा। ट्रिक व्रिक नहीं लगती है इसमें। मैं क्या, पूरे भारत में कोई नहीं है जो तुमको ट्रिक बताए, क्योंकि ट्रिक होती ही नहीं है भाई। जहां ट्रिक होगी वो मैं खुद बता दूंगा। अब समझो, इस पूरे भारत में किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई ट्रिक है तो वो मुझे पता होगी कि ये ट्रिक लग सकती है उसमें। वो मैं कराऊं या नहीं कराऊं वो मेरे पर डिपेंड करता है, पर लगेगी कि नहीं लगेगी वो मैं जानता हूं। ठीक है, तो इतना भरोसा रखो यार अपने टीचर पे। तो आपने देखा कि इन दोनों के अंदर इज शब्द कॉमन था, तो हमने यहां पे देखा कि इन दोनों में VEN कॉमन है ना? राइट, तो इसका मतलब हमें क्लियर की थी कि इसका कोड किससे है? VEN से है। अब आप एक ही चीज और देखो, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? कोई चीज तो आप देखिए सर, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मिल रहा है और यहाँ पे भी फर्स्ट है, यानी कि शुरुआत के ऊपर की दो लाइन में फर्स्ट कॉमन है। तो क्या इन दोनों में कोई कोड कॉमन है? तो आप कहेंगे सर KAN यहाँ पे भी कॉमन है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए फर्स्ट का कोड क्या होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे कि फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या है? KAN है। क्या है? KAN है। ठीक है, अब आगे पूछो, आपसे क्या पूछा है? WHO कोड। अब आप एक बार बताओ, यहां पे इसका कोड आपने निकाल दिया, फर्स्ट का कोड आपने निकाल दिया, बचा कौन? WHO। यहां पे बचा कौन? ZAN। तो आपके पास आंसर क्या होगा? ZAN। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 80.6% बच्चों का इसका सही आंसर आया है। बात समझ में आ गई? बहुत इजी है सर, ट्रिक की क्या ही जरूरत है अगर हो भी तो। मैं बता रहा हूं क्या होता है ना, ये माइंडसेट जो है ना, जो बच्चों का है कि इसकी ट्रिक बता दो, ये नहीं समझ में आ रहा है 2 बार बता रहा हो 3 बार बताओ, इस माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई करोगे ना तो आप हमेशा अपने आप को सिर्फ कमजोर मानोगे। आप हमेशा अपने आप को सिर्फ कमजोर मानते हो, इसी वजह से आप करोगे एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, जबकि आपको पता है कि वो चीज अगर आप तसल्ली से बैठ के देख रहे हो तो एक बार में समझ में आ जाएगी 80-85%, 90% तक। और कई बार तो इतनी इजी है तो 1 गो में आ जाएगी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को कमजोर मत समझो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा जब भी पढ़ने बैठो तसल्ली से बैठा करो। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ हमारा जो ये नेक्स्ट टाइप आता है, हमारा जो ये नेक्स्ट टाइप आता है, सर और करवाओ ऐसे क्वेश्चन। एक बार मेरे को टॉपिक जो है वो कवर करने दो। ठीक है, हर एक को मैं आपको करवा रहा हूं, एक आध दो पैटर्न बचे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है हमें। आज हमारी अगली नेक्स्ट क्लास हम प्रैक्टिस ही करेंगे। पर क्या होता है ना कि जितने भी मान लो इसके अंदर 4 पैटर्न है या 5 पैटर्न है, पहले मुझे एक बार वो 4-5 पैटर्न अच्छे से करा लेने दो कि देखो इस पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई? सर ये कैसे पता करेंगे कि इसको डिनोट करता है? अंकुर जी एक बार बताइए, इसके अंदर आपको कैसे नहीं पता लग रहा कि किसको डिनोट करेगा? जब आपको ये पता है कि नाइस सिर्फ यहां पे है और नाइस सिर्फ यहां पे है, तो इन दोनों शब्दों, इन दोनों लाइनों में नाइस है ना, तो डेफिनेटली नाइस का कोड यहां पे और यहां पे सेम ही तो होगा, अलग थोड़ी ना होगा। यानी कि अगर यहां पे नाइस का कोड SKI है तो नीचे भी SKI ही होगा। बात समझ में? और अगर कोई 2 लेटर कॉमन है, आप कहेंगे सर यहाँ पे नाइस और मॉर्निंग है, यहाँ पे भी नाइस और मॉर्निंग होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे 2 लेटर है जो दोनों में कॉमन होते, आइदर आंसर आता। सर कल एक्स्ट्रा क्लास लोगे क्या? नहीं बेटा कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, कल एफकेट का पेपर जो है वो एफकेट से आएगा, तो उस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे, फिर उन्हें बच्चों को कराएंगे, सिखाएंगे। भाई बच्चे बोल रहे हैं ना कि रीजनिंग टफ आया था, रीजनिंग का पैटर्न बदल दिया, रीजनिंग टू मच लेंदी। मुझे भी तो देखनी है कि रीजनिंग कितनी लेंदी थी, मुझे भी तो देखना है ना कि पेपर में इस बार ऐसा क्या इन्होंने दे दिया जो बच्चों से रीजनिंग इस बार उनको लेंदी लगी।
है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, देखिए इस पैटर्न को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूट कोडिंग, राइट। अब आप जरा समझो सब्स्टिट्यूट कोडिंग क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कोडिंग के होते हैं और वो हमें कैसे करने होते हैं। सर अप्रोक्स कब सर प्रैक्टिस सेशन चालू होगा? बेटा देखो आज तो टाइम बचा ही नहीं है, 50 तो अभी हो गए, फिर आपकी नेक्स्ट भी क्लास है, मेरी भी अगली नेक्स्ट क्लास है आईसीजी के बैच में, आप समझ रहे हैं, मैं वहां चला जाऊंगा, तो आज तो प्रैक्टिस में नहीं करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब मेरे को पढ़ाने दो। तो ये है हमारी सब्स्टिट्यूट कोडिंग। सब्स्टिट्यूट कोडिंग का मतलब क्या होता है कि किसको किससे कोड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझो, इसने कहा कि सफेद का रंग काला होता है, यानी कि व्हाइट को यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ब्लैक कोड किया है, व्हाइट को इन्होंने ब्लैक कोड किया, ब्लैक को इन्होंने रेड कोड किया, ब्लैक को ये किससे कोड कर रहे हैं, रेड से कोड कर रहे हैं, रेड को ब्लू से कोड कर रहे हैं, रेड को किससे कोड कर रहे हैं, ब्लू से कोड कर रहे हैं, ब्लू का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, ब्लू को यहाँ पे किससे कोड कर रहे हैं, येलो से कोड कर रहे हैं, और पीले का अर्थ भूरा है, और येलो को यहाँ पे किससे कोड कर रहे हैं, येलो को कोड यहाँ पे ग्रे से कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, इन्होंने कहा कि इसको इससे कोड करेंगे, इसको इससे कोड करेंगे, हर एक को एक कोड दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्होंने ये पूछा है कि आकाश का रंग कैसा होता है, आकाश किस रंग का होता है, कलर ऑफ क्लियर स्काई क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसको डिकोड करना है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, आप मुझे ये बताओ। तो आप आसमान की तरफ देख के बोलेंगे हाँ सर आसमान का कलर तो ब्लू होता है। तो सबसे पहले आप इसको डिकोड करेंगे कि ये किसको कह रहा है, तो ये कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप इसको ओरिजिनली में जो कि क्लियर स्काई का कलर होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं सर वो तो ब्लू होता है। अब वो ब्लू का कोड नीचे कहां पे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ब्लू का कोड तो येलो है, इसका मतलब है आंसर येलो होगा। अब कोई ये मत बोल देना कि सर फिर तो येलो को तो ग्रे आंसर करेंगे, ये कभी भी इसके अंदर नहीं चलता है, नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट ही होगा, तो फिर क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, ओके। तो अगर सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कलर ऑफ ब्लड बताइए क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो आप क्या बोलते, सर ब्लड का कलर तो रेड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। तो आप यहां देखो रेड को किससे कोड कर रहे हैं, तो फिर आपका रेड का आंसर क्या होता, ब्लू होता। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत बहुत इजी है। अभी देखो 5:54 हो गया है, मेरी ऐसी आईसीजी के अंदर क्लास रहेगी, आई नीड टू गो, मुझे जाना होगा, है ना। लेकिन आज हमने मान के चले कि काफी हमारा बेसिक कवर कर लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी हमसे नहीं होगा, है ना। पर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है मंडे के दिन, सो प्लीज उसके लिए तैयार रहना। उसमें हम आज जितना पढ़ा है वो सारी प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो मंडे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और अच्छी खासी बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले हैं। सर डीपीपी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिल सकते हैं क्या, डीपीपी के क्वेश्चंस मैं आपको क्लासरूम में ही करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर फार्मेसी वालों का सिलेबस सेम है, सर शाम को भी ले लो ना एक, हम पढ़ने को तैयार हैं। बेटा आप तो पढ़ने को तैयार हो, लेकिन मेरे पास अभी जो क्लास है वो आईसीजी क्लास है, सीपीएफ वालों बच्चों की क्लास है, और इसी में मेरे को रात को 9 बज जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आज नहीं करेंगे। डीपीपी कैसे सॉल्व होंगे, पहले आप खुद करो डीपीपी, और फिर आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं डीपीपी में आपको करवा दूंगा। मैं हिंदी के लिए बात कर लूंगा, हिंदी में अगर आपको डीपीपी मिल सकती है तो डीपीपी आपको हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है। नंबर कोडिंग कल करेंगे ना ओम पांडे, अपन नेक्स्ट क्लास में नंबर कोडिंग करेंगे अपन बेटा, ठीक है, ओके। चलो अभी मैं चलता हूं बच्चों, मेरी नेक्स्ट क्लास विद इन 5 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाली है, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। संडे यूटिलाइज करिएगा, फुल पढ़ाई करिएगा।